हेलो बच्चों। मेरा नाम प्रशांत है और हम लोग फिर से आए हैं, फिर से मिल रहे हैं। ये अब दूसरा पार्ट है केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो पेपर में इसका इम्पोर्टेंस कई ज़्यादा कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग पहले चलेंगे, मैं कुछ ही क्वेश्चंस लूँगा क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं। पहला हम लोग ले लेंगे, पहला इक्वेशन ले लेंगे, ये होगा बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब हम लोग बर्न करते हैं एयर में, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना देता है। ये होता है गैस, ये भी होता है गैस, और ये जो फॉर्म होता है ये होता है लिक्विड। और इसके साथ अगर आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, रिएक्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। फिर दूसरा हो गया ऐसी क्वेश्चन जो आप लोगों को आगे जाकर तो पढ़ना ही पड़ेगा, टेंथ में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अमोनिया का फॉर्मेशन। ये रिवर्सिबिलिटी का सिंबल है। अगर ये रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया फॉर्म करते हैं, तो फिर अमोनिया भी फिर डीकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है। फिर इसके बाद एक और लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करना है। अब ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन जब टेंथ में आएंगे तो पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है जो यूज होता है फॉर्म करने के लिए। आप लोग लिख लो। फिर आप एक तीन और इक्वेशंस लिखवा रहा हूँ मैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं, हो सकता है आ जाए। पहला है कैल्शियम और Ca+N2। ये हो गया, कैल्शियम की जगह फिर मैग्नीशियम आ गया। और आखिरी आ गया अल्यूमिनियम।
यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव है। नाइट्रोजन की तो होती N2 की तो होती है, नाइट्रोजन नहीं कहना चाहिए। N2 की तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहना चाहिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तो 3 प्लस नहीं सॉरी 3 माइनस वैलेंसी तो होती है। तो 2 हो जाएगा, फिर 2Al प्लस N2, N2 है ना इसलिए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डीकम्पोजिशन के रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको 10th में भी पढ़ाया जाएगा। इस टाइप के रिएक्शंस हैं, इनका इनका कनेक्शन क्लास 10 से भी है। तो जो पहली क्वेश्चन है वो है अमोनियम नाइट्रोमेट पे हीट करना। 4H2O और N2। तो अब ये जो कंपाउंड है ये होता है ऑरेंज कलर का, और जब ये हीट होता है तो फिर Cr2O3 बनाता है। ये होता है, हाँ, ग्रीन कलर का रेसिड्यू ये फॉर्म करता है। फिर दूसरा है हीट ऑन हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। यहाँ पे ये डॉट है, डॉट 5H2 है, तो इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट के साथ ये 5 पानी के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड हैं। जब इन्हें हीट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक तो होता है CuSO4 और H2O, मतलब ये टूट जाते हैं एक तरीके से। ये होता है, इसे और भी एक और नाम होता है इसका, ब्लू विट्रियोल। इसका ये भी नाम है, हो सकता है पेपर में ब्लू विट्रियोल आ जाए, और भी ऐसे कई सारे हैं, मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उन सबको नेम कर दूंगा, मैं नेम करके लिख दूंगा। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में भी लिखे हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ, एक और है। तो फिर ये CuSO4 को फिर हीट कर देते हैं, लेकिन इस बार सिंपल नहीं है, इस बार स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है। तो ये बनाता है ये CuO प्लस SO2 प्लस O2। लिख लीजिए। फिर इसके बाद आता है थर्मल डीकम्पोज डिसोसिएशन, सॉरी। तो थर्मल डिसोसिएशन में सबसे पहले आता है अमोनियम क्लोराइड। रिवर्सिबल साइन होता है इसमें।
जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो फिर ये फॉर्म होता है, और जब इसे कूल डाउन करते हैं, जब ये ठंडा होता है, तो फिर ये वापस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है। फिर एक और है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट होके 2NO2 बनाता है, और जब 2NO2 को 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाके कूल करते हैं, तो फिर ये वापस डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। फिर है इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये आपका क्लास 10 में क्लास 10 में पूरा इस पे बेसिक चैप्टर है। वो पूरे मेरे ख्याल से 5 से 20 नहीं 15 नंबर तक आता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एक इक्वेशन है, 2H2O। लेकिन इसमें एक चीज है, ये जो वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसका हो रहा है, ये होता है एसिडिफाइड। अब ये एसिडिफाइड क्यों होता है? पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्री आयंस से। ठीक है, तो फिर पानी जो है वो एक बहुत ही, क्या कहेंगे, बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। ये याद रखिएगा कि अगर पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसमें फ्री आयंस होंगे, लेकिन जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें कुछ सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर ले लें तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब जो पानी का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसे एसिडिफाई करते हैं, इसमें एसिड डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl डाल दिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा डालते हैं। मेरे ख्याल से अगर 100 ml वाटर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 ml एसिड डाल देते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, और Na HNO3 हो गया। ये सारे हो गए, तो फिर इन्हें इसे एसिडिफाई करते हैं। तो ये याद रखना है कि एसिडिफाई क्यों किया जाता है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है कि वाई वाटर इज एसिडिफाइड टू फॉर द फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पेपर में आ सकता है, मेरे मेरे पेपर में तो आया था ये, क्यों ऐसा करते हैं। उस समय मेरे को आइडिया नहीं था, ना ही मेरी टीचर मेरे को बताई थी। ये भी पता नहीं क्यों नहीं बताई थी। बाद में हालांकि ग्रेस मार्किंग हो गई थी, क्योंकि कोई टीचर बताया नहीं था क्यों हुआ था ये। फिर इसके बाद आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी बताता हूँ।
फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में एक एग्जांपल है 2AgCl। बुक में हो सकता है ऐसे एस्ट्रिक बनाया हो और लिखे हो 2Ag+Cl2। अब ये एस्ट्रिक क्या बताता है? अब ये जो है रिएक्टेंट, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद फोटॉन्स को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये बहुत इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली नहीं कहना चाहिए, बहुत एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। इसके अंदर एक्सेस एनर्जी आ जाएगी। एक्सेस एनर्जी आ जाएगी तो फिर ये बन जाएगा हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होगा तो एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो मैं एस्ट्रिक का बता रहा हूँ। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि वाई, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, वाई सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स अवे फ्रॉम सनलाइट। उसका आंसर यही है कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट रेज, द सन रेज, which in turn make them electrically excited. They gain excess energy and hence they become highly reactive, which in turn can cause an explosion. तो ट्रुथ भी है कि अगर मतलब कई सारे ऐसे पहले हुए भी हैं कि एक्सप्लोजन हो गए थे, किसी को आइडिया ही नहीं था, पड़ा हुआ है, एक्सप्लोजन हो गया। अब सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं, जनरली सिल्वर भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, तो इन्हें सनलाइट में रख दें तो ये ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े मतलब डार्क कलर के हो जाते हैं। तो ये भी चांसेस रहते हैं। हो गया फिर। मैं अब कुछ और भी बताता हूँ, देखते हैं अभी। एक चीज और बच गई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटलर्जी। मेटलर्जी इन दी सेंस का मतलब ये होता है कि ओर होता है, ओर में आपके इम्प्योरिटीज होते हैं और मेटल्स मिलते हैं, तो वो सब केमिकली कंबाइंड रहते हैं। हजारों सालों करोड़ों सालों तक वो जमीन के अंदर दबे रहते हैं, उसी वजह से केमिकली कंबाइंड बन जाते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटलर्जी से क्या करते हैं कि उन ओर्स को रिएक्ट कराते हैं सर्टेन कंपाउंड, सर्टेन एलिमेंट्स या कंपाउंड से, जिससे वो मेटल्स बाहर निकल आए, एक्सट्रैक्ट कर सके उन्हें, ताकि उनका यूज हो सके। क्लास 10th में भी ये इस पे बेस्ड एक पूरा चैप्टर है, बड़ा बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट एक कॉन्सेंट्रेटेड, कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनेटेड ओर है। इसको रिएक्ट कराते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, एक ऐसे टेम्परेचर में जिससे इसमें जो मेटल होता है वो पिघले ना। इसे जब हीट करेंगे सर्टेन कैपेसिटी ऑफ एयर में, फिर टूट जाएगा। तो जिंक तो हमारा प्योर मेटल है। अभी यहाँ पे कंप्लीटली प्योर नहीं है ये, इसके भी और काफी सारे स्टेप्स होते हैं, वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आप 10th क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे। जिंक अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी जिंक हमारा प्योर हो रहा है, और जो कार्बोनेट है ये हमारी इम्प्योरिटी है। ऐसे ही एक और हो गया। हालांकि ये जो
कार्बन ये नहीं, सॉरी, कार्बोनेट है, ये गैस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जिंक की जगह फेरस कार्बोनेट हो सकता है, आयरन कार्बोनेट FeCO3, वही सेम होगा FeCO3, और यहाँ कार्बोनेट गैस होगी। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इनको रिड्यूस करने के लिए कार्बन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। ये भी एक टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। अभी मैं कहूँगा क्लास 9th क्लास 10 से बहुत टफ है। तो क्लास 9th में आपको पढ़ना ज़्यादा होता है, क्लास 10th में आपको बस समझना होता है। क्लास 10th आप जब पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। बस अब यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में मैं बाकी दोनों को भी लेता हूँ। हो सकता है अगली वीडियो में मेरे को टाइम लग जाए, क्योंकि घर में कई सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।